पंचकुला को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दी सौगात। घाघर नदी पर बने कनेक्टिविटी पुल का किया उद्घाटन। कहा, पुल के निर्माण से पंचकुला के विकास को मिली नई गति और दिशा। भिवानी में नहीं चलेंगे बिना मान्यता प्राप्त स्कूल और एकेडमी। मामले में जिला प्रशासन सख्त। जिला शिक्षा अधिकारी सुभाष शर्मा ने दिए आदेश। भिवाड़ी की हिमांशी का जोरदार स्वागत। भारतीय नौसेना में बतौर सब लेफ्टिनेंट का मिला पदभार। हिमांशी ने कहा, बेटियों को दे आगे बढ़ने की आजादी। सिरसा के खेतों में लगी भयंकर आग। सैकड़ों एकड़ में रखी गेहूं की फसल जलकर खाक। इलाहाबाद विधायक भरत सिंह बेनीवाल ने मुआवजा दिलवाने की कही बात। ट्रैक्टर हो रहा नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पंचकुला दौरे पर सीएम सैनी ने लोगों को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि पंचकुला के लोगों के लिए खुशी का क्षण है, लेकिन इस मार्ग से गुजरने वाले हर व्यक्ति के लिए भी खुशी का दिन है, क्योंकि अब उन्हें इतनी अच्छी सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं कि इस पुल के निर्माण से पंचकुला के विकास को नई गति और दिशा मिली है। इस अवसर पर सीएम सैनी ने सभी को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। पंचकुला के लोगों के लिए तो खुशी का दिन है, परंतु इस मार्ग से गुजरने वाले हर व्यक्ति के लिए वो खुशी का दिन है जिसको इतनी अच्छी सुविधाएं आज ये उपलब्ध हुई हैं। पंचकुला के विकास में एक नई गति और एक नई दिशा इस पुल के बनने से मिली है। मैं सभी को इस अवसर पर बहुत बहुत हार्दिक बधाई भी देता हूं और शुभकामनाएं भी देता हूं। मुझे विश्वास है कि माता मनसा देवी और नाडा साहिब की छत्र छाया में फल फूल रही है पंचकुला नगरी। विकास में यह परियोजनाएं महत्वपूर्ण साबित होंगी। लोगों के जीवन को और सरल और सुगम करने का ये एक मील का पत्थर साबित हो रही है। जिस प्रकार से एक एक मोती से माला बनती है, उसी प्रकार से छोटी छोटी परियोजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन होने से निर्माण के विकास की गति तेज होती है। भाइयों, मुझे ये बड़ी खुशी है। आप सभी ने पंचकुला में देखा भी है, लेकिन वर्ष 2014 में जब से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार हरियाणा के अंदर बनी है, हरियाणा सरकार ने जब से भी ये 2014 से ये सेवा का दायित्व संभाला है, पंचकुला के साथ साथ पूरे प्रदेश की दिशा और दशा बदल दी गई है। भाइयों, इतनी गति से हरियाणा प्रदेश के अंदर काम हुआ है। तो वहीं एनआईटी फरीदाबाद के सबसे व्यस्तम 1 नंबर मार्केट में स्थानीय बीजेपी के पार्षद हरिकिशन गिरोटी और साथ ही नगर निगम विभाग के अधिकारी पहुंचे, जिन्हें देखकर अचानक से दुकानदारों में हड़कंप मच गया और उन्होंने सामान दुकानों के अंदर कर लिया। पार्षद और निगम अधिकारियों ने एक एक दुकानदार के पास जाकर अपील की कि वे अपनी दुकान का सामान दुकानों की तय सीमा तक ही रखें, वहीं दुकानों के सामने किसी भी रेहड़ी वाले को स्थान न दें। शासन साथ में इनके हम कोऑपरेट करने के लिए बिल्कुल तैयार है इन लोगों के साथ। अगर ये कोऑपरेट नहीं करेंगे तो उसका नुकसान इनको भुगतना पड़ेगा। अब ये सामने हुड्डा जी खड़े हैं, ये साफ आदेश आ गया है कि भाई साहब दुकानें सील कर दिया है। कैसा नुकसान करेंगे? दुकानें सील करेंगे? वो दुकान सील करके ही होगा ना, और कोई अल्टरनेट निकल ही नहीं रहा ना हमारे पास। समझता तो कोई है ही नहीं। लेकिन इसकी मॉनिटरिंग कौन करेगा? मॉनिटरिंग खुद प्रशासन करेगा जी।
डेली आएंगे? हाँ जी, फिलहाल तो 31 आदमी कमेटी जो इन्होंने बनाई है, सीलिंग की कार्रवाई होगी अब? बिल्कुल सीलिंग की कार्रवाई होगी। ये कार्रवाई अमल में लाएगी। अब मार्केट कमेटी में एक कमेटी गठित करी है, 31 आदमी होगी जी। जो भी प्रधान जी इसके बारे में आज मीटिंग कर लेंगे, ये आज या कल में, और सामान दुकान के बिल्कुल शटर के अंदर ही होना चाहिए। ठीक। शटर से बाहर सामान रखने की किसी की कोई इजाजत नहीं है। ये जो अभियान है मार्केट से शुरू होगा या 31 लोग अपने से शुरू करेंगे, पहले ही बताइए। नहीं, जो कमेटी 31 लोगों जो कमेटी बनी है, पहले वो अपने इंक्रोचमेंट कब्जा हटाएंगे या पहले मार्केट वालों को हटाएंगे? नहीं, कमेटी का मतलब ये है कि भी एक बार ये अपनी जो भी पूरी मार्केट है उसमें मैसेज दे देंगे कि भी अपना जो सामान है रोड के ऊपर उसको अंदर रखें। ठीक। अगर उसके बाद भी कमेटी की बात भी कोई दुकानदार नहीं मानता है तो उसका फिर प्रशासन अपने आप इलाज करेगा। सीलिंग तो करेंगे ही करेंगे साथ में। उसके बाद में जो ये बाहर अपना जो चदरें वगैरह लगा रखी है इनको सबको तोड़ा जाएगा। पहले सीलिंग होगी, सीलिंग तोड़ दी, फिर FIR होगा। तो वहीं भिवानी में गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों के खिलाफ शिक्षा विभाग का अभियान शुरू हो गया है। शिक्षा विभाग ने गैर मान्यता प्राप्त स्कूल और एकेडमी को बंद करने के आदेश जारी कर दिए हैं। इसके लिए सोमवार को भी जिला शिक्षा अधिकारी के नेतृत्व में टीम गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों की जानकारी हासिल कर चुका है। साथ ही भिवानी के जिला शिक्षा अधिकारी सुभाष शर्मा ने इसको लेकर बताया कि शिक्षा विभाग नहीं चाहता है कि गैर मान्यता प्राप्त स्कूल में बच्चे पढ़ें। उन्होंने ये भी बताया कि गैर मान्यता प्राप्त स्कूल में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है। साथ ही एकेडमी संचालक भी ऐसा ही करते हैं। वे भी स्कूल में बच्चे का नाम होता है और खुद बच्चा एकेडमी में जाता है, जो कि गैर कानूनी है। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन हरियाणा की एक सोच है कि हरियाणा का बच्चा चाहे वो सरकारी स्कूल में पढ़े चाहे वो प्राइवेट स्कूल में रिकॉग्नाइज स्कूल में पढ़े, ये जो अवैध रूप से बच्चों को छोटे छोटे कमरों में अवैध रूप से रखा जाता है, उनके ऊपर मानसिक प्रेशर डाला जाता है, जहां जिन बिल्डिंगों में किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है, एकेडमी के नाम पे मोटी फीस जो लोग लेते हैं, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन उसका हमेशा से विरोध करती रही है। एकेडमी तो रट्टा लगवा देंगे, कोई सिलेबस करवा दिया और रन डेवलपमेंट की बात एकेडमी में नहीं हो सकती है। तो इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि स्कूल टाइम में स्कूली बच्चा एकेडमी में नहीं हो सकता। उसकी मान्यता विड्रॉ हो सकती है जो इस तरह के फर्जीवाड़े में संलिप्त है, क्योंकि वो फर्जी एनरोलमेंट है उसकी। बच्चा तो उसके पास है, बच्चा तो एकेडमी में है। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़ द्वारा महिलाओं में हो रहे सर्वाइकल कैंसर के लिए भी प्रमुख रूप से जिम्मेदार ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का पता लगाने के लिए अल्ट्रा सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक केमिकल बायोसेंसर पर शोध हुआ है और इस काम के लिए भी विश्वविद्यालय के जैव रसायन विज्ञान विभाग की सहायक आचार्य डॉक्टर नीलम को भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन से 56.44 लाख रुपए का अनुदान प्राप्त हुआ है। डॉक्टर नीलम हमारी अभी यंग फैकल्टी मेंबर हैं। उनके पास सर्वाइकल के लिए पीएम मैं कहूँगा एनआरएफ के जरिए उनको ये तो अवार्ड ही कहूँगा कि मिला है। लगभग 56 से 57 लाख की ग्रांट मिली है, जिसमें जो है सर्वाइकल कैंसर के बारे में उनको कैसे जल्दी से पता चले और उसके ऊपर वो रिसर्च करेंगी। और क्योंकि आप जानते हैं कि ये सर्वाइकल कैंसर काफी हो रहा है लोगों को और महिलाओं को ज्यादा हो रहा है। राजौर में तेज हवा के साथ में देर साय आई सीजन की पहली ही बारिश ने आपको बताते चले कि मार्केट कमेटी की मंडी में किए गए प्रबंधों की पोल खोलकर रख दी है।
अनाज मंडी में खुले आसमान के नीचे पड़े गेहूं के हजारों कट्टे बारिश में भीग गए हैं। किसानों की माने तो मंडी में उठान की धीमी गति और पानी की निकासी के उचित प्रबंध न किए जाने के कारण हजारों क्विंटल अनाज बारिश की भेंट चढ़ गया है। हालांकि मार्केट कमेटी के अधिकारी निकासी और उठान की समस्या न होने का हवाला भी दे रहे हैं। में बहुत ही, देखो जी, आप देख रहे कितना पानी खड़ा हुआ है, कोई निकलने की निकासी नहीं है जी। सारा जो सा गेहूं है, देखो ही बोरियां भीगने लग रही हुई है, कोई मतलब व्यवस्था नहीं हो रही है जी। इसलिए पानी कोई निकासी नहीं है, कोई संभाल नहीं है जिसकी। सरकार ने मतलब प्रशासन ने तो दावे करे थे ये पहली बारिश हुई है, देखो जी हालात देखो क्या हालत हो रहे हैं जिसके आप समझे। सारे अनाज खराब हो रहे थे। हाँ जी, जिमींदार का बुरा हाल हो रहा है जी। देखो जी बुरा हाल है, उठान भी नहीं, मतलब उठान भी यहाँ बीच में पड़ा हुआ है जी, सारा बोरियां भीगी हुई है जी, तो कोई व्यवस्था नहीं है, पूरी प्रबंध नहीं है जी। सर सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करूंगा, अभी आप हमारी मंडी में आए और हमारी आवाज को उठाने के लिए आए यहाँ पे। सर इसका सबसे बड़ा कारण तो लोडिंग का है, लोडिंग इतनी स्लो है सर, इसका कोई हिसाब नहीं। आप देख सकते हो अभी मंडी में कैसे चट्टे लगे पड़े सारे, और यही सर पोल खोल रही सरकार की, लिफ्टिंग कितनी स्लो है। 72 घंटे के दावे करने के बावजूद भी सरकार इसकी तरफ कोई ऐसा ध्यान नहीं, अभी लिफ्टिंग अच्छी हो। तो जो पहले ट्रांसपोर्टर ने गाड़ी दी हुई है तो उनकी उन्होंने संख्या भी बढ़ाई है। तो जो लेबर पॉइंट चल रहे थे जहां अनलोडिंग होता था गोडाउन के अंदर, तो वो पॉइंट भी काफी बढ़ाए गए हैं सर, वो डबल के आसपास कर दिए हैं सर उन्होंने, दोनों एजेंसी ने अपने अपने जो पहले पॉइंट चला रखे थे, जो अब पॉइंट चल रहे हैं तो कल वो डबल हो गए। स्टोरेज पॉइंट भी उन्होंने बढ़ाए हैं सर दोनों एजेंसी से, तो कल इस वजह से हमारी लिफ्टिंग काफी हुई है। पहले हमारी लिफ्टिंग की एवरेज 11 से 12,000 क्विंटल चल रही थी तीनों मंडियों की। रादौर के एसके मार्ग पर शातिर चोरों ने तहसील कार्यालय के नजदीक स्थित एक हार्डवेयर की दुकान में देर रात चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरों ने दुकान की दीवार में सेंधमारी कर हजारों रुपए की नकदी सहित अन्य सामान लेकर हाथ साफ किया है। साथ ही आपको यह भी बताते चले कि दुकानदार को चोरी की घटना का सुबह उस समय पता चला जब वो अपनी दुकान पर पहुंचे और देखा कि दुकान में रखा हुआ सामान बिखरा पड़ा है। साथ ही चोरों ने दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे, डीवीआर भी क्षतिग्रस्त कर दिए हैं। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच की जा रही है। मैं ना रात दुकान बंद करके गया जी 8 बजे, तो सवेरे बेटा आया दुकान खोलने, तो उसने आके बताया, फिर मेरे को फोन गया कहने के ऐसे ऐसे करके चोरी हो गई दुकान में। तभी आए हम यहाँ पे ना, तो आके देखा भाई इसमें से गल्ला भी और सारी टुंटियां नीचे बिखेरी पड़ी थी, और लैपटॉप वगैरह काफी जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स है सारे ले गए जी गले में से। 80,000 रुपये तो कैश थे जी, नया लैपटॉप ले गए थे अभी, और जो टुंटियां वगैरह थी, मोटरें थी और सामान था जो काफी। खबर सिरसा से है, जहां पर आपको बताते चले कि नाथोसरी चोपता क्षेत्र के रुपाड़ा गांव में खुर्द और लड़ेसर की खड़ी गेहूं की फसल में आग लग गई है। आग को बुझाने ग्रामीण पहुंचे, इसकी सूचना पुलिस को दी गई, लेकिन तब तक करीब 500 एकड़ फसल जलकर राख हो चुकी थी। घटना की जानकारी मिलते ही ऐलानाबाद विधायक भरत सिंह बेनीवाल ने खेतों का दौरा किया और किसानों से मिलकर उन्हें सरकार द्वारा मुआवजा दिलवाए जाने की बात भी कही है। हरियाणा स्कूल लेक्चरर एसोसिएशन हसला द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय समक्ष ऑनलाइन डायरी के फैसले के लिए आपको बताते चले कि लगातार इसका विरोध जारी है। और साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि रोष प्रकट करते हुए पूरे जिले से बड़ी संख्या में प्रवक्ताओं द्वारा इस फैसले का विरोध जताया गया। इस दौरान कई संगठनों में आरपीएसएस और आरएएस अध्यापक संघ ने पहुंचकर अपना पूर्ण समर्थन दिया है। ऑनलाइन डायरी लिखने के आदेश को वापस नहीं लिया गया तो हसला संगठन को मजबूर होकर राज्य स्तरीय आंदोलन करने पर विवश होना पड़ेगा।
आदेश निकाला था, डीएससी ने एक आदेश निकाला था ऑनलाइन टीचर डायरी को लिखने के लिए। हम सभी उसी के विरोध के लिए आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और डीओ चरखी दादरी के माध्यम से अपनी मांगों को रखेंगे। निदेशालय में ये हमारी मांगे जाएंगी और हमारी सबकी एक ही मांग है कि ये जो एक तानाशाही आदेश आया था सरकार का, इसको निरस्त करें और जैसे ऑफलाइन मोड में पहले डायरी लिखी जा रही थी वैसे ही हमें ऑनलाइन डायरी ना लिख के ऑफलाइन डायरी लिखने दें, क्योंकि ये तो ना तो बच्चों के लिए फ्रूटफुल है और ना ही हमारे लिए फ्रूटफुल है। पुंडी विधानसभा के ठाड़खंड के गांव पबनावा, कौल और साथ ही पाबला में रात को आग ने तांडव मचाया है। पबनावा गांव के ग्रामीण रामलाल ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि मंदिर के पास लगे पोल से चिंगारियां गिरी और देखते ही देखते गरीब किसान के सैकड़ों एकड़ गेहूं की पकी हुई फसल और गेहूं के अवशेष जलकर सुहा हो गए हैं। सरपंच प्रतिनिधि सुरजीत ने बताया कि आग रात लगभग 7 बजे लगी और आधे घंटे के अंतराल में ही 2 अग्निशमन वाहन घटनास्थल पर पहुंच गए, जिसके बाद कड़ी मशक्कत की गई और आग पर काबू पाया जा सका है। सरपंच प्रतिनिधि सुरजीत ने सरकार से भी मांग की है कि जिन किसान की फसल जल गई है, सरकार उन किसानों को उनके नुकसान की भरपाई करने का काम करे। खेत में 2 काट रहा था, 1 किला था मेरा उस साइड। किस प्रकार आग लगी क्या? ये जी इस टाइम लाइट आई नहीं, आप ये आई 6:45 के लगभग, एकदम फाल्ट होया। कहाँ पे हुआ? यहाँ जी बालाजी मंदिर के पास ही यो पोल खड़ा जो ये एकदम आतिशबाजी की तरह जी ऐसे चिंगारे उठे एकदम डई। मैं देखा मखाले में ये तो जड़ गया। 2 मिनट के बाद जी आग फैल गई बहुत ज्यादा। मैं यही मौके पर 2 काट रहा था, 1 किला बच्चा था मेरा उधर। फोन किसने किया? फोन नहीं किया जी प्रशासन पे किसी ने, माम तो सब इधर आ गए। फिर आग के पास कोई ट्रैक्टर लेकर आ गया, कोई वैसे ताली तोड़ने लग गया, आंधी ज्यादा थी। ये रात 6:30-7 बजे लगी जी। कोई किस प्रकार लगी पता लगा कुछ? पता पक्का नहीं लग रहा जी। कोई कह रहा बिजली के पोल से लगी जी, कोई कह रहा कोई और कारण। नहीं तो कब लगी या कितने बजे की बात? लगभग 6:30-7 के आईटी में। आंधी किस टाइम आई? आंधी 6 बजे आ गई थी जी। उसके बाद उस आंधी के बाद लगी जी। तो कितने एकड़ में नुकसान हुआ है? एकड़ लगभग 100 के लगभग है जी। जिसमें कितने तो अवशेष है और कितनी गेहूं है? फाने हो गए जी लगभग, इसमें आधा जी दोनों की 50-50 है। मतलब आधे फाने और आधी गेहूं। 50 एकड़ गेहूं जली और 50 एकड़ फाने जले जी। ये बिजली लगी। बिजली कैसे? बिजली थी रात को उस समय? उस टाइम बिजली थी जिस टाइम आंधी आई? हाँ जी। तो लगता कि तारों के पार करने से या जो बड़ी लाइन का पोल है नी हनुमान मंदिर के पास में, वहाँ फाल्ट है ये, उससे लगी। तो कितना नुकसान हुआ? दिन पर दिन बढ़ती गर्मी और हीटवेव के चलते बाजारों में मटके की डिमांड और भी ज्यादा बढ़ गई है। शुरुआती तौर पर मटके का रेट 80 से 150 रुपए और छोटे बड़े डिजाइनर मटके का रेट 150 से 300 तक बाजारों में उपलब्ध है। शहर हो या फिर गांव, सड़क किनारे या फिर किसी दुकान पर आपको छोटे बड़े मटके और मिट्टी से बने हुए बर्तन देखने को मिल जाएंगे। गर्मी का सीजन जैसे ही आता है, मिट्टी से बने हुए आइटम्स की डिमांड भी बढ़नी शुरू हो जाती है। घड़िया और मटके हैं वो कितने रुपए से कितने तक की रेंज में उपलब्ध है और कितनी सेल बढ़ी है? 580 रुपए से लेके और 150-200 रुपए तक मटके हैं हमारे पास। अच्छा हाँ, साइज के हिसाब से? साइज के हिसाब से अलग अलग साइज है। जैसे कलश टाइप में भी है, उससे बड़े जो पीने वाले मटके हैं, जैसे कोई एक बंदे के लिए ले जाए तो 80-90 रुपए तक। जैसे कोई फैमिली के लिए ले जाए तो मटका की कोई ना, उसमें साइज के ऊपर बात होती है। बड़े छोटे 300 तक का भी मटका है, 80 रुपए तक। और वैसे तो मट्टी के घड़े मटके का पानी तो निरोगा है, ये तो सबको ही पता है। अगर फ्रिज तो एक बीमारी का घर है और घड़िया मटकान के तो देखो पियोगे तो निरोगे, खुशबू भी है, ठंडा भी है और सेहत के लिए अच्छा भी है। फरीदाबाद के गांव कोची में शनिवार की सुबह मुस्लिम समाज के अलग अलग 2 पक्ष आपस में भिड़ गए हैं। न केवल दोनों की तरफ से पत्थरबाजी हुई, बल्कि दोनों पक्ष एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो गए, जिसका वीडियो भी वहां पर खड़े किसी ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया, जो इस बात की गवाही दे रहा है कि दोनों पक्ष एक दूसरे पर पत्थरबाजी कर रहे थे और एक दूसरे की जान लेने पर उतारू थे। इस मामले में जानकारी देते हुए एक पीड़ित पक्ष की तरफ से
बल्लन खान ने बताया कि तालाब के पास की सरकारी जमीन पर बारात घर बनाने के लिए वार्ड नंबर 1 के पार्षद मुकेश डांगर जेई के साथ में पहुंचे थे, जहां पर बकायदा जमीन की पैरमाइश की गई है और ताकि उस जमीन पर बारात घर बनाया जा सके। भवानीखेड़ा के गांव भैड़ी ठाकरान के बाबा सोपुरी मंदिर में 54 साल के साधु धनराज उर्फ रजाईनाथ पर हमलावरों ने गोली चला दी है। बताया यह भी जा रहा है कि गोली पीठ को छूते हुए निकल गई, जबकि उसके छर्रे साधु की पीठ में लग गए हैं, जिससे वह घायल हो गया है और साथ ही आवाजें सुनते ही हमलावर वहां से भाग गए। साधु को पुलिस और एम्बुलेंस की सहायता से भवानीखेड़ा नागरिक अस्पताल लाया गया, जहां उनका प्राथमिक उपचार करके भिवानी रेफर कर दिया गया है। एसडीएम डॉक्टर अशवीर सिंह नैन ने शुक्रवार को डाडम, खानक, खरकड़ी, सोहान और निगाना धारण रिवासा की पहाड़ियों का निरीक्षण किया है। एसडीएम ने डाडम पहाड़ी के खदानों सहित पहाड़ी क्षेत्र का निरीक्षण कर अधिकारियों को पहाड़ी क्षेत्र में लगातार निगरानी किए जाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही एसडीएम ने यह भी कहा कि खनन अधिकारी पहाड़ी में जाने वाले तमाम बंद रास्तों की यथास्थिति रखना सुनिश्चित करें और इससे पहले एसडीएम ने उपमंडल कार्यालय में अधिकारियों की बैठक लेकर निर्देश दिए कि किसी भी स्थिति में अवैध माइनिंग नहीं होनी चाहिए। महेंद्रगढ़ के गांव देवास में 4 महीने के बच्चे आरव की टीकाकरण के कुछ ही घंटे बाद मौत हो गई है। बच्चे आरव के परिजनों ने नर्स पर बच्चे को ओवरडोज टीका लगाए जाने का भी आरोप लगाया है और इसकी शिकायत उन्होंने सदर थाना महेंद्रगढ़ पुलिस को दी। पुलिस ने अभी मामला दर्ज नहीं किया है। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही आगे कोई कार्रवाई करेगा। वहीं स्वास्थ्य विभाग का भी कहना है कि अगर टीके से कोई इन्फेक्शन होता है तो 2 घंटे के अंदर ही उसका प्रभाव दिखना शुरू हो जाता है, लेकिन बच्चे ने रात को 12 बजे के लगभग मां का दूध पिया था और अगले ही दिन सुबह उसकी मौत हो गई। फिर भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद वास्तविकता का पता चल सकेगा। हमारे घर में परसों मेरे चाचा की वो मौत हो गई थी, तो हम रात को उसके पास बैठे रहे। सुबह उठने के बाद हम उसकी दाह संस्कार की तैयारियां करी, तो 12-1 बजे हम दाह संस्कार करके घर आए तो मैडम शकुंतला का फोन आया कि बच्चे को इंजेक्शन लगवा के लेके जाओ। मैंने मना कर दिया कि भाई हमने ना ही तो खाना खाया ना ही हम नहाए, हम सारी रात से परेशान, हमारे घर में ये परेशानी है, फिर देखेंगे। मैं नहा करके और खाना खा के सो गया। उसके बाद फिर से उसने बच्चों को फोन किया, वो बोली कि आज आकर। नहीं, एक्चुअली ये जो इंसिडेंस है ये सब सेंटर देवास के अंदर हुआ है और ये हमारे सीएससी नागरिक सिरोही के अंदर ही आता है और पीएचसी मादावास के अंदर आता है ये सब सेंटर। इसके अंदर एक बच्चा था आरव सन ऑफ काजल। ये 4 महीने का बच्चा था। इसके 3.5 महीने में जो टीके जो भी इम्यूनाइजेशन था वो किया गया था और उसके अंदर हमने उसको कॉल करके सब सेंटर पे बुलाया था कि आपका इम्यूनाइजेशन ड्यू हो चुका है, तो आप आके टीके लगवा लीजिए। वो अप्रॉक्स दोपहर को 2 बजे के आसपास सब सेंटर पे आए थे और रूटीन में जो उनको एज पर शेड्यूल जो इंजेक्शन लगने थे वो हमारी शकुंतला एमपीएसडब्ल्यू फीमेल वर्कर थी, उसने लगा दिए थे उसको और उसके बाद उसको 10-15 मिनट वहाँ पे मॉनिटर किया था, उसको बिठा के अच्छी तरह देखा था, बच्चा बिल्कुल ओके था। सेंटर में से कॉल आई थी टीका लगवाने ले गई थी मैं। उसके बाद क्या हुआ? तीन इंजेक्शन लगाए उन्होंने 3 बजे। 5 बजे मेरा बच्चा सो गया। 8 बजे एक बार उठा, फिर बाद में इसने कोई एक्टिविटी नहीं की। सुबह उठ कर देखा तो लीला पड़ गया। लीला पड़ गया। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।
क्या रंग खिला